सुप्रभात। एसआर आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत। कक्षा 12 की भूगोल विषय की क्लासेज चल रही हैं, उसी कड़ी में हम आगे आज की क्लास में बात करते हैं। जैसा कि हमने कल की क्लास में बात की थी, ठीक उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विश्व की जनसंख्या को वितरण को जानना चाहेंगे। वितरण के बारे में बड़ी बड़ी बातें हमने पहले कर चुके हैं कि वितरण किस प्रकार फैला हुआ है, किस प्रकार इसको कहाँ कितना है, विकसित देशों में कितना है, एशिया में कितना है। अब हम जानना ये चाह रहे हैं कि इस विश्व जनसंख्या के बड़े भाग किए जाएं तो कितने भाग होंगे। पूरे विश्व को अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम बांटे हैं वितरण के दृष्टिकोण से, तो कितने भाग हम कर सकते हैं। तो आपके सामने 4 भाग मैंने किए हुए हैं। पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या का सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून या जिसे हम कहें एकदम से निर्जन क्षेत्र आते हैं। तो अब आपके सामने मैं यहाँ पे 4 पार्टीशन लेके आया हूँ, वो हम देखेंगे 1 बाय 1। इससे पहले आपको 4 भाग करने में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये 714 करोड़ को अगर हम ये कहें कि हम 714 करोड़ को ही 4 जगह बांट रहे हैं, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या को बांट रहे हैं तो 714 करोड़ को ही बांट रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं आपके सामने जो सबसे पहले नजर आ रहा है, सबसे बड़ी बात कि विश्व की जनसंख्या के वितरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है। एक लाइन में बता सकते हो कि 4 भागों में कौन कौन से में, सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल जनसंख्या और अति न्यून। अब बात आती है, पहली बात आती है कि सघन जनसंख्या के प्रदेश कौन कौन से हैं। भाई जब आपने 4 भाग बांट दिए तो इन 4 भागों की बात तो करोगे। तो देखो पहले 4 भागों की बात करोगे तो सबसे पहला है विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं। तो विश्व के कितने ऐसे प्रदेश हैं तो सघन जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। तो हम कहेंगे जी 5 प्रदेश हैं। कितने हैं जी? 5 प्रदेश हैं। याद रखेंगे 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा सघन है, जहां सघन जनसंख्या, अब जहां सघन जनसंख्या होगी तो ऐसे ऐसे और वो क्षेत्र कम होगा, तो सीधा आता है। मैंने कहा था कि घनत्व क्या होता है, क्योंकि अगला चैप्टर अपन 10 की क्या पढ़ने वाले हैं, घनत्व पढ़ने वाले हैं। और घनत्व का तो सीधा अर्थ क्या होता है, यही अर्थ होता है कि क्षेत्र के अंतर्गत कितनी जनसंख्या निवास करती है। इस मात्रा के माप को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी वहीं मिलता है जहां जनसंख्या मिलती है। और इसमें पहला जो पॉइंट आ रहा है वो आपके सामने क्या आ रहा है, पूर्वी एशिया। कौन सा? पूर्वी एशिया है। इसमें देखेंगे चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया। आपको पता होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया 2 भागों में बंटा हुआ है। चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और हांगकांग। अगर ये हांगकांग ताइवान की बात करें तो लगभग चीन से मिलते जुलते हुए क्षेत्र में 3 साल की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको ये जो क्षेत्र मिल रहा है ये पूर्वी एशिया, यहाँ की जनसंख्या अति सघन है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिण एशिया में कौन से देश आते हैं तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इसमें अगर मैं बात करूं आपके सामने तो ये बड़े क्षेत्र आते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर वाला है और ये 6 नंबर वाला है। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको जब जनसंख्या के बड़े देश बताए थे तो ठीक उसके सामने भारत का जो नंबर आ रहा था वो 2 नंबर आ रहा था, और पाकिस्तान का नंबर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 6 नंबर आ रहा था। इसका मतलब 2 बड़े देश हैं। लेकिन बांग्लादेश भी अगर अपन क्षेत्र के हिसाब से देखें ना, बांग्लादेश का क्षेत्र देखें ना, वैसे देखें तो ये 1, 2 और 3 एक ही देश। भारत से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बाद हम बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो ठीक है, अगर ये देखें तो पूरा का पूरा बेल्ट, अगर अखंड भारत की मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी जनसंख्या की बात हो जाएगी आपके सामने। तो ये जो क्षेत्र है किस में आ रहा है, दक्षिणी एशिया में आता है। लेकिन अब कई बार यहाँ से जीके का प्रश्न भी बन जाता है आपके सामने कि भारत किस क्षेत्र में आता है एशिया के, तो भारत एशिया के दक्षिणी हिस्से में आता है। आपको याद रखने वाली बात है। कई बार क्योंकि एशिया में तो हम आते हैं, लेकिन एशिया में कहाँ आते हैं, उत्तर में आते हैं, दक्षिण में आते हैं, पूर्व में आते हैं, पश्चिम में आते हैं, उत्तरी पूर्वी में आते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहता है हमारे सामने कि कौन सा किस जगह आता है। अब हम बात करते हैं, देखिएगा संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया का हो गया ये जितने भी आपके द्वीप समूह आ रहे हैं दक्षिण पूर्व में, वो सारे के सारे क्षेत्र इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूरोप का भी कौन सा भाग इन 5 प्रदेशों में आ रहा है,
5 प्रदेशों में आ रहा है यूरोप का ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम क्या बोलते हैं यूके, यूएसए नहीं, ग्रेट ब्रिटेन को हम क्या बोलते हैं यूके। ये कई बार हमें समझ में आना चाहिए, आप यूके भी लिख सकते हैं। फिर है जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, सब क्या देख रहे हैं बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये वो देश हैं जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में आते हैं। अब इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, याद रखना सघन जनसंख्या प्रदेश के अंदर दक्षिणी अमेरिका नहीं आता, उत्तरी अमेरिका आता है। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका आता है। अब ये बात तो वो 5 प्रदेशों की है जहां जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक निवास करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सघन जनसंख्या अधिक घनत्व वाले प्रदेश। अब मेरे सामने आपके सामने एक नाम लिखा हुआ है सामान्य, सामान्य घनत्व जनसंख्या है, सामान्य भौगोलिक स्थितियां। तो इसमें सामान्य इसका मतलब है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के क्षेत्र मिलेंगे आपको। कौन से मिलेंगे? प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के क्षेत्र मिलेंगे। अब देखो जैसे एंडीज है, वहां तांबे की उपलब्धता है, आपको पता होगा सूचिका माता विश्व की सबसे बड़ी तांबे की, हाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रदेश, तो वहां भी मरुस्थल है, पर वहां पे कुलगाड़ी जैसी है, स्वर्ण खदान है। मरुस्थल होते वक्त भी वहां पे जनसंख्या का अच्छा वाला प्रभाव देखने को मिलता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण क्या है? वहां की प्राकृतिक संसाधन को। अब हम क्या देखते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विरल जनसंख्या के प्रदेश। अब जैसे कि आपको पता है कि जनसंख्या पहले कैसी है? विरल है। ये प्रदेश विश्व के 70% भूभाग में फैले हैं। पहले तो ये लाइन आपके सामने एकदम क्लियर रहनी चाहिए कि ये कितने क्षेत्र हैं, तो आपको ये बात समझ में आनी है। यहाँ पे फिर से पूरे देख लें कि ये प्रदेश विश्व की 70% जनसंख्या, सॉरी 70% क्या है? भूभाग पर है, और इसमें जनसंख्या कितनी है? मात्र यहाँ पे 5% है। कितनी है? तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 70% वाला विरल क्षेत्र पे जनसंख्या कितनी है, और प्रमुख कारण क्या है? विषम जलवायु, विषम परिस्थितियां। आदमी हमेशा अच्छी परिस्थितियों में अच्छी जगह निवास करने का प्रयास करता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं चौथे बिंदु की तरफ। किस कहते हैं? चौथे बिंदु की तरफ आते हैं। अति न्यून जनसंख्या, जहां पे जनसंख्या बहुत ही कम है भाई विरल के बाद, तो विश्व के ऐसे विशाल स्थल भाग जो बिना आबादी के, और जो बिना आबादी का उसे हम क्या करते हैं? जहाँ कोई नहीं रहता उसे हम निर्जन कहते हैं। जहाँ कोई जन नहीं रहता, कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो क्षेत्र कैसे होते हैं? वो क्षेत्र होते हैं निर्जन। अब देखिए वहां पे प्रमुख कारण क्या है कि वो निर्जन क्षेत्र है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भौगोलिक और प्राकृतिक दशाएं जीवन के लिए क्या नहीं है? अनुकूल नहीं है। क्या नहीं है? अनुकूल नहीं है। अब देखिए उत्तरी व दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र हैं, आर्द्र वन है, जहाँ रोज बारिश होती है वैसे आर्द्र वन होते हैं, और ऐसे वन कहाँ मिलते हैं आपको पता है? ऐसे मिलते हैं 0 डिग्री के ऊपर। इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश हैं, चाहे वो मरुस्थल आपके सहारा का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो अरब का हो, ऐसे बहुत सारे आपको मरुस्थल मिल जाएंगे जहाँ पे क्या है? जनसंख्या बहुत ही कम है। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके आगे? इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे कि इनको प्रभावित करता कौन है, कारक कौन कौन से। अब हम क्या देख रहे हैं? विश्व जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो बड़े बड़े कारक जो इस विश्व जनसंख्या को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। तो इसको मैंने डायग्राम से बनाया है आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग, कि इसी प्रकार से आपको याद रखना है। बड़ा सिंपल है इसको याद रखना। अभी तक विश्व जनसंख्या का पहला पॉइंट हमारा वितरण वाला खत्म होता है। इसी के साथ घनत्व की बात करेंगे, घनत्व वर्ग पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अवस्थिति, वो जगह जहाँ पे विश्वव्यापी क्या है, सबसे पहला अगर कोई आपको पूछे तो यही होगा विश्वव्यापी कारक। तो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, विश्वव्यापी में अवस्थिति है। फिर जलवायु के साथ, जलवायु बड़ा फैक्टर है। आप देख रहे हैं अनुकूल जनसंख्या वही रहती है, जनसंख्या वही रहती है जहाँ अनुकूल जलवायु होती है। अब जैसे भारत की बात करें, मध्य भारत में जनसंख्या कारण क्या है? मिट्टी अच्छी है, जलवायु अच्छी है,
पानी अच्छा है वहाँ पे, तो कुछ चीजें ऐसी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं। अब आप कहोगे कि राजस्थान के पूरी राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा, पश्चिम में कम, तो पश्चिम में क्या जलवायु इतनी अनुकूल नहीं है। धरातल भी सीधा सपाट होना चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। धरातल भी कैसा होना चाहिए, सीधा और सपाट होना चाहिए। समुद्र तल से ऊंचाई, ये बात मैंने आपको जनसंख्या की वितरण की विशेषता में बताई थी 500 मीटर वाली। अब हम बात क्या करते हैं प्रादेशिक कारक। रीजनल फैक्टर कौन से हैं जो प्रत्येक रीजन वाइज होते हैं, मतलब प्रदेश के हिसाब से होते हैं। तो देखो भूमि की बनावट, भूमि की बनावट भी इसमें बड़ा हिस्सा है, बड़ी बात है इसमें। फिर जल की आपूर्ति, अभी मैंने आपके सामने कहा जल के बिना व्यक्ति का आधार नहीं है, और इसलिए जल की आपूर्ति भी एक प्रादेशिक कारक है। वो प्रदेश अधिक समृद्ध होते हैं, अधिक जनसंख्या रखते हैं जहां जल की आपूर्ति ज्यादा है। जैसे आप यहीं से बात कर ले तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जनसंख्या ज्यादा, जल की आपूर्ति। राजस्थान कम जनसंख्या, प्रमुख कारण जल की जो उपलब्धता है वो कम है। मिट्टियां उपजाऊ मिट्टी होगी, जनसंख्या ज्यादा, संकलन होगा, ज्यादा रहेगी। वनस्पति, खनिज। अब अगर बात करें कि भारत में खनिजों की दृष्टि से राजस्थान ऐसी बात नहीं संपन्न नहीं, लेकिन फिर भी खनिजों का भी एक बड़ा प्रभाव है। जैसे अरावली क्षेत्र हमारा, अजमेर रीजन की बात करें, उदयपुर रीजन की बात करें, कोटा रीजन की बात करें, तो इसका प्रमुख कारण भी यही खनिज ही मिलेगा। शक्ति के संसाधन, कोयला वगैरह शक्ति के संसाधन में आते हैं। सांस्कृतिक कारकों की मैं बात करता हूं तो आर्थिक अवस्था, किस अवस्था में समाज आज है वो भी, और जब जिस है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी, उन्नति होगी। आर्थिक व्यवस्था अगर अच्छी है उन्नति अच्छी है, आर्थिक व्यवस्था खराब है उन्नति भी आप जानते हैं। तो ये भी क्या है, डेवलप करता है। अब है राजनीतिक स्थिति, कुछ देशों में राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है। काफी जगह क्या है राजनीतिक स्थिति उठापटक वाली रहती है, इसका भी प्रमुख प्रभाव पड़ता है देश की जनसंख्या पर। मनोवैज्ञानिक स्तर भी है, परिवहन का भी बड़ा एक इफेक्ट रहता है। इसके अलावा व्यापार, व्यापार में कौन सा देश किस लेवल पर है, कौन सा क्षेत्र किस लेवल पर है, इसका भी एक प्रमुख प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब सामयिक कारक क्या है, वातावरण के हम क्या है, अनुकूलन है। कौन सा है, किस जगह है, किसके अनुकूल होगा वो। एक धर्म, रीजन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, धर्म का भी बहुत इसके प्रभाव है रीजन पर। सामाजिक मान्यताएं, आप देख रहे हैं विकसित देशों की मान्यताएं अलग है, विकासशील के अलग है, पिछड़े के अलग है, और सामाजिक संरचना और पारस्परिक निर्भरता, ये वो पॉइंट हैं जो आज के जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। यहाँ वितरण का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। घनत्व और वृद्धि के बचे हुए चैप्टर अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।